नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी ने अब देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेस के महासचिवों एवं प्रदेश प्रभारियों की शनिवार को बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन होगा। साथ ही बैठक में थाली बजाओ महंगाई भगाओ का नारा दिया गया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस भयानक गति से लोगों की जेब काटने का धंधा बीजेपी और मोदी सरकार कर रही है, उससे आज साधारण जनमानस, गृहिणियां, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा हर घर पीड़ित है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश के अनुसार इसलिए आज पार्टी महासचिवों और प्रभारियों की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि कांग्रेस 3 चरणों का महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 8 सालों में डीजल पर 531% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, जबकि पेट्रोल पर 203% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है। सुरजेवाला ने कहा कि याद करिए, जब सरकार मनमोहन सिंह की थी तब कच्चे तेल के दाम 108 से $140 प्रति बैरल थे, लेकिन देश में तब डीजल 55 रुपये 49 पैसे और पेट्रोल के दाम 71 रुपये थे। लेकिन अब फिर से कच्चे तेल के दाम $108 प्रति बैरल पर पहुंचे हैं। तो इस सरकार में पेट्रोल का दाम 98 रुपये 61 पैसे और डीजल के दाम 89 रुपये 37 पैसे हो चुके हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने 8 साल में देशवासियों की जेब से 26 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। मोदी सरकार ने जनता की जेब काटकर अपना खजाना भरा है। पिछले 5 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़ाए जाने से नाराज कांग्रेस ने कहा कि जनता की जेब को इस बेशर्मी से काटा जाना बंद हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। राहुल ने ट्वीट में बढ़ती महंगाई की खबरों को भी ट्वीट किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। चुनाव के दौरान कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो पिछले 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी है। दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं मुंबई की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 113 रुपये 35 पैसे और 97 रुपये 55 पैसे हो चुकी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्या गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम कर सकते हैं? हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से गुरुवार को मुलाकात की है। इस मुलाकात की जानकारी रखने वाले 2 नेताओं ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि इस दौरान प्रशांत किशोर की गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करने को लेकर बातचीत हुई। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी और चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू भी मौजूद थे। सुनील को कांग्रेस में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में विशेषकर कर्नाटक के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान की योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील की इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। प्रशांत किशोर के सहयोगी के तौर पर सुनील बीजेपी, डीएमके, एआईएडीएमके और शिरोमणि अकाली दल के लिए काम कर चुके हैं। राहुल और प्रियंका से मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बहुत जल्द कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भावना बन गई है कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण का उत्तराखंड जैसे राज्य में भी इस्तेमाल किया और ऐसा दूसरे राज्यों में भी हो सकता है और इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत है। गुजरात में अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में लगभग कांग्रेस खत्म हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शाह ने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी की भारी जीत इस बात का सबूत है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और परियोजनाओं को मंजूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरित कहानियों को एक साथ लाने के लिए एक ModiStory.in नाम से वेबसाइट शुरू की गई है। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने किया है। इस वेबसाइट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने वाले और उनके बारे में जिनके पास प्रेरक कहानियां हैं वो कहानियां बताएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसको ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा है कि धैर्य और अनुग्रह की कहानियां, व्यक्तिगत मुलाकातों की यादें, बातचीत जो एक मिलनसार व्यक्तित्व, एक निर्णायक राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं, वो कहानियां जो अभी भी अनकही और अनसुनी हैं। बीरभूम हिंसा मामले में सीबीआई ने एफआईआर में 21 संदिग्धों को नामजद किया है। इसने कहा कि हिंसा के दौरान घरों में आगजनी लोगों की हत्या करने के इरादे से की गई थी। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि बीरभूम जिले में हुई हिंसा के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दरअसल सोमवार शाम रामपुरा हाट में टीएमसी से जुड़े एक उप प्रधान भादु शेख की हत्या के कुछ घंटे बाद बोगटोई गांव में 8 घरों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई थी। इस पर महिलाओं और बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश में शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले फैसले में मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को ही कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। योगी आदित्यनाथ और 52 अन्य मंत्रियों ने शुक्रवार को शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत में मुफ्त राशन योजना का बड़ा रोल माना जा रहा है। इसके तहत लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा हर महीने राशन दिया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने सबसे पहले इस योजना को शुरू किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता में से अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी वाले परिवारों को 5 किलो अनाज प्राप्त होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनकी पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना है। यूपी के मैनपुरी जिले में पारिवारिक गढ़ करहल से विधायक चुने जाने के बाद पहली बार विधायक बने अखिलेश यादव ने इस सप्ताह की शुरुआत में आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री 2027 के चुनाव को देखते हुए सदन में भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बता दें, इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ही बीजेपी के लिए मुख्य चुनौती थे। उनकी पार्टी 403 सदस्यीय विधानसभा में 111 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही है। इसके साथ ही वो अपने वोट शेयर में भारी उछाल दर्ज कराने में सफल रहे। छत्तीसगढ़ में अपनी बेटी का शव कंधों पर लादकर ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को इस मामले में जांच के आदेश देने पड़े हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक सरकारी अस्पताल में 7 साल की बच्ची की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जब शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया तो पिता को बच्ची का शव अपने कंधों पर टांगकर कई किलोमीटर चलना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अमगला गांव के रहने वाले ईश्वर दास की 7 साल की बेटी सुरेखा पिछले 10 दिनों से बीमार थी। शुक्रवार की सुबह उसके पिता बच्ची को लेकर लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। ईश्वर दास के अनुसार अस्पताल के लोगों ने मुझे साफ कह दिया कि अपने साधन से जाना पड़ेगा क्योंकि अस्पताल में शव वाहन नहीं है। इसके बाद मैं पैदल ही गाँव के लिए निकल पड़ा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके अलावा इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज बजट पेश किया। इस बजट को उसने रोजगार बजट का नाम दिया है। इस दौरान अगले 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की बात कही गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सरकार दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की घोषणा करती है। देश विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुलाकर शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आ रही है। इस नई पॉलिसी के तहत नौकरी मांगने के लिए तैयार आबादी को नौकरी देने वाली आबादी में बदलना है। सिसोदिया ने कहा कि साल 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट 75,800 करोड़ का है। ये 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए के बजट का 2.5 गुना है। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। यूक्रेन की ओर से भी कड़ा जवाब दिया जा रहा है। हालांकि इस बीच रिपोर्ट आई है कि जर्मनी ने यूक्रेन को 1500 स्ट्रेला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और 100 MG3 मशीन गनों की एक खेप पहुंचा दी है। जर्मन प्रेस एजेंसी ने यूक्रेनी सरकार के अधिकारियों के हवाले से खबर दी। बता दें, इससे पहले जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बारबोक ने कहा था कि यूक्रेन को मिसाइलें भेजी जा रही हैं। जर्मनी की विदेश नीति के अनुसार वो संघर्ष वाले इलाकों में या इसमें शामिल मुल्कों को हथियार नहीं देता है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया है। एक शीर्ष रूसी जनरल के अनुसार यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान का पहला चरण अब पूरा हो गया है। रूस के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई रुड्स्कॉय ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में कहा, सामान्य तौर पर ऑपरेशन के पहले चरण का मुख्य काम पूरा किया जा चुका है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता को काफ़ी कम कर दिया गया है। हालांकि हमारा मुख्य लक्ष्य डोनबास को मुक्त कराने में है। बता दें, इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि युद्ध योजना के अनुसार ही चल रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।